हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है एग्जाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री बुक्स को हम कंप्लीट कर रहे हैं, जैसा कि मैं डेली बताती हूँ कि प्राचीन इतिहास को हमने कवर कर लिया है और मध्यकालीन भारतीय इतिहास को हम कंप्लीट कर रहे हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अब तक हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा ये 5 पार्ट है। 4 पार्ट में जो है हमने पहला पार्ट जो है मुस्लिम आक्रमणकारियों से है और फिर उसके बाद सेकंड पार्ट से हमने दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट किया है। दिल्ली सल्तनत में हमने पार्ट वाइज बनाया है। जैसे दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया था, तो इससे आपको आसानी हो। जैसे गुलाम वंश है, खिलजी वंश है और तुगलक वंश है। तो हमने अलग अलग पार्ट में अलग अलग वंश को क्वेश्चनों को कंप्लीट कराया है। जैसे एक पार्ट में हमने गुलाम वंश, फिर नेक्स्ट पार्ट में हमने खिलजी वंश, फिर उसके बाद जो है तुगलक वंश। तो अलग अलग पार्ट वाइज हमने कंप्लीट करवाया है, जिससे आपका हौच पौच भी ना हो और जो है क्वेश्चन में क्लियरिटी रहे और आपको समझने में आसानी हो। तो अब तक हमारा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश कंप्लीट हो चुका है और आज उसके बाद जो है हमारा जो चौथा वंश है और 5वां वंश है शैयद वंश और लोधी वंश। क्योंकि शैयद वंश हमारा बहुत छोटा है और उसके बाद लोधी वंश, तो इसको हम एक ही पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन तो यूथ में काफ़ी कम दे रखे हैं शैयद वंश से, लेकिन हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे काफ़ी कुछ, जिससे आपको आसानी हो। क्योंकि शैयद वंश में सिर्फ 4 शासकों ने ही शासन किया था और इनका शासन जो है 37 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। जैसा कि आपको पता है, शैयद वंश 1414 से 1451 वर्ष तक 51 ईस्वी तक शैयद वंश चला था। आइए देखिए हम शैयद वंश को चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑल एग्ज़ाम के लिए और सभी स्टेट के लिए, चाहे जिस स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी हो और जो 3.0 ट्री एग्ज़ाम टीचिंग का है, और उसके बाद DSSS है, MP असिस्टेंट प्रोफेसर है, UP TGT PGT है, UP असिस्टेंट प्रोफेसर है, LTGIC लेक्चरर है। सभी एग्ज़ामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखिएगा। चलिए आइए हम शैयद वंश को स्टार्ट करते हैं। देखिए शैयद वंश जो कि 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था और टोटल इनका 4 शासकों ने शासन किया था और 37 वर्ष तक जो है इन्होंने शासन किया था। जिसमें शैयद वंश के संस्थापक जो है खिज्र खां थे और खिज्र खां का जो शासनकाल था 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक था। आइए थोड़ा सा हम आपको खिज्र खां के बारे में बता देते हैं, फिर इनके जो क्वेश्चन प्रेजेंट हैं इनके क्वेश्चनों को फिर कंप्लीट करते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो। देखिए शैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने किया था और यह राजवंश जो है जैसा हमने आपको बताया, तो शैयद वंश में कुल 37 वर्ष तक जो है शासन किया था और शैयद वंश का जो अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह थे। इनके चारों शासकों को हम बता देते हैं। पहले शासक तो खिज्र खां ही थे। नेक्स्ट शासक जो है फिर मुबारक शाह हुए थे, जो कि 1421 से फिर 1433 ईस्वी तक शासन किया था। फिर थर्ड शासक मोहम्मद शाह हुए थे, जिनका शासनकाल 1433 से 1443 ईस्वी तक था। फिर अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह हुए थे, जिनका शासनकाल 1443 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक था। आपकी समझ में आ गया होगा। आइए खिज्र खां के बारे में हम आपको बताते हैं। ये जो खिज्र खां थे, इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी और अपने आप को इन्होंने रैयत ए आला की उपाधि से ही संतुष्ट रखा था और यह उपाधि जो है इन्हें तैमूर ने दी थी। इनकी पुस्तक का जो नाम था तो वसीयत का नाम था और दरार ए जज्बात जो है इनकी पुस्तक थी। ये जो है तैमूर के पुत्र जो शाहरुख को नियमित रूप से कर और भू राजस्व जो है भेजते थे
और अपने आप को शाहरुख का प्रतिनिधि घोषित किया था और खुतबे में शाहरुख का नाम भी पढ़ा जाता था और इनके सिक्कों पर जो है तुगलक वंश का जो है नाम भी मिलता था। और जो है इन्होंने मलिक उस शर्क और उर्फ मलिक तोहफ़ा को जो है वजीर के पद पर जो है और ताज उल मुल्क की उपाधि जो है प्रदान की थी। जो फरिश्ता इतिहासकार हैं उनके अनुसार जो है प्रजा और उसके शासन के अंतर्गत जो है प्रसन्न एवं संतुष्ट थे और उसकी मृत्यु के जो है पश्चात जो है प्रत्येक युवा, वृद्ध, दास एवं स्वतंत्र नागरिक ने काले वस्त्र पहनकर जो है शोक प्रकट किया था और इसके बाद जो है महतमी वस्त्र उतार कर उसके पुत्र मुबारक शाह को जो है इन्होंने सिंहासन पर बैठाया था। इतने ही है खिज्र खां के बारे में। आपको खिज्र खां के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर हमारी थ्योरी कंप्लीट रहती है तो क्वेश्चन कहीं से भी आए हम आसानी से कर लेते हैं। आइए जो खिज्र खां के क्वेश्चन हैं इनको हम कंप्लीट करते हैं। देखिए, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? सैयद वंश का जो है राज स्थापित हुआ था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। तैमूर का प्रतिनिधि और खिज्र खां द्वारा संस्थापित राजवंश को सैयद वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये खिज्र खां के पैगंबर का जो है वंशज था। तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में खिज्र खां ने दिल्ली को किससे जो है जीता था? तो दौलत खां लोधी से जीता था। सुल्तान के स्थान पर खिज्र खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? जैसा अभी हमने आपको बताया, रैयत-ए-आला की उपाधि जो है इन्होंने धारण की थी। और खिज्र खां को सर्वप्रथम फिरोज ने कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? तो मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया था। किस अभियान से लौटने के बाद 1421 ईस्वी में खिज्र खां का देहांत हो गया था? तो मेवात के अभियान के लौटने के बाद जो है खिज्र खां का जो है देहांत हो गया था। खिज्र खां की मृत्यु पर जनता ने किस रंग का वस्त्र पहनकर शोक प्रकट किया था? तो काले वस्त्र जो है पहनकर जो है जनता ने शोक प्रकट किया था। लोग उसके शासनकाल में प्रसन्न और संतुष्ट थे, अतः जवान और बूढ़े, गुलाम और आज़ाद सभी ने काले कपड़े पहनकर जो है उसके निधन का शोक मनाया था। किस सैयद सुल्तान के विषय में फरिश्ता ने अपनी तारीख़ फरिश्ता जो ग्रंथ है ये लिखा है? इसमें उसने यह लिखा है तो खिज्र खां के विषय में ऐसा लिखा है। खिज्र खां की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र राज सिंहासन पर बैठा था। उसके पुत्र का क्या नाम था? तो मुबारक शाह था। सैयद सुल्तानों के आरंभिक काल में उनका ऐतिहासिक कालानुक्रम जो है लिखिए, यह बताइए। तो जैसा बताया कि खिज्र खां थे, फिर उसके मुबारक शाह हुए, फिर मोहम्मद शाह, फिर अंतिम शासक जो है आलम शाह हुए। और इनका कहीं कहीं नाम जो है अलाउद्दीन आलम शाह के भी नाम से मिलता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सैयद वंश ने कुल कितने वर्ष तक शासन किया था? तो 36 वर्ष तक शासन किया था। कहीं कहीं 36 वर्ष दे रखा है, कहीं कहीं 37 वर्ष दे रखा है, इसलिए आप कंफ्यूज ना होइएगा। जिस हिसाब से एग्ज़ाम में आंसर आए, दोनों नहीं आएंगे, एक ही आएगा, उसी अकॉर्डिंग आप आंसर जो है क्लिक करिएगा। किसने अलाउद्दीन जी के खिलजी के सेना नायक के रूप में कार्य नहीं किया? तो सेना नायक के रूप में कार्य जो है खिज्र खान ने जो है नहीं किया था। जसरत खोखर का विद्रोह जो है किस सुल्तान के समय में हुआ था? तो मुबारक शाह के समय में हुआ था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह था। और सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था? तो बहलोल लोधी था। फिर इसी बहलोल लोधी ने जो है लोधी वंश की स्थापना की थी, क्योंकि सैयद वंश के बाद जो है लोधी वंश स्टार्ट हो गया था। आइए देखिए, जो सैयद सुल्तान थे इनके क्वेश्चन देख लीजिए। जो खिज्र खां थे इनका शासनकाल 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी था। अभी हमने एक्सप्लेन करके भी इनके बारे में आपको बताया है। मुबारक शाह थे, फिर 1421 से 1434 ईस्वी तक थे। फिर मोहम्मद शाह 1434 ईस्वी से 1444 ईस्वी तक शासन किया थे। फिर अंतिम शासक जो है अलाउद्दीन आलम शाह थे, जो कि 1444 से 1451 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, उसके बाद जो है देखिए, कहिए तो हम अंतिम शासक जो अलाउद्दीन, क्योंकि अंतिम शासक ज़्यादा पूछे जाते हैं,
थोड़ा सा आइए हम आपको इनके बारे में, अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, सैयद वंश के अंतिम शासक थे और इनका वजीर जो है अहमद खान से जो है अनबन हो गई थी और ये बदायूं के जो है चला गया था। बहलोल लोदी ने दिल्ली पर आक्रमण किया और हामिद खां को पराजित किया और मार डाला। अलाउद्दीन आलम शाह को दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा। तब आलम शाह ने कहा, अतः आप मेरे भाई हैं, अतः मैं दिल्ली की सत्ता मैं आपको सौंप रहा हूँ और बदायूं से मैं संतुष्ट हूँ। इस प्रकार जो है मुल्तान का गवर्नर जो बहलोल लोधी ने दिल्ली सल्तनत में एक नवीन राजवंश लोधी वंश की स्थापना की। और जब बदायूं में 1451 ईस्वी में आलम शाह की मृत्यु हो गई, तब जौनपुर का सुल्तान शर्की वंश के सुल्तान ने इसे जो है अपने क्षेत्र में मिला लिया था। इसलिए हमने आपको बताया कि कम से कम आपको मालूम हो कि लोधी वंश की स्थापना जो है फिर कैसे हुई थी, इसलिए अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में मैंने बताया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है लोधी वंश हमारा स्टार्ट हो गया। आइए अब देखते हैं लोधी वंश के बारे में। एक मिनट। देखिए, लोधी वंश जो कि 1451 से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश का शासन था। हालांकि लोधी वंश में सिर्फ 3 ही शासक ने शासन किया था और हालांकि योग्य शासक थे, इन्होंने एक लॉन्ग टाइम तक शासन किया, 75 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। लोधी वंश का शासनकाल चला था। बहलोल लोधी ने तो स्थापना की थी, फिर उसके बाद सिकंदर लोधी हुए थे, फिर इब्राहिम लोधी जो है अंतिम शासक हुए थे। जैसे जैसे आते जाएंगी वैसे फिर हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। आइए भी पहले आपको लोधी वंश की स्थापना बताते हैं, फिर बहलोल लोधी के बारे में बता देते हैं, थोड़ा तो आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। देखिए, लोधी वंश जो कि 1451 से 1526 ईस्वी था, तो लोधी वंश की स्थापना जैसा भी हमने बताया कि बहलोल लोधी ने किया था। ये लोग अफ़गानिस्तान के जो है वो है गिलजेई जो है कबीले के जो है साहू खेल शाखा से संबंधित थे और ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था, क्योंकि बाद में मुग़ल राजवंश स्थापित हो गया था 1526 के बाद इब्राहिम लोधी को पराजित करके। तो दिल्ली सल्तनत का जो है अंतिम राजवंश था। परंतु भारत में प्रथम अफगान सरदार की स्थापना हुई थी। द्वितीय अफगान राजवंश की स्थापना शेर शाह सूरी ने किया था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम अफगान शासक कौन था, तो बहलोल लोधी थे और फिर द्वितीय अफगान शासक जो है शेर शाह सूरी ने अफगान राजवंश की स्थापना की थी, जो कि मुग़ल टाइम पे था शेर शाह सूरी। लोधी राजवंश ने कुल 75 वर्ष तक शासन किया था, जिसमें कुल 3 शासक ने बहलोल लोधी शासन किया था, जिसमें बहलोल लोधी संस्थापक थे और अंतिम जो है इब्राहिम लोधी थे। इतना ही आप जान लीजिए। फिर उसके बाद जो है जो बहलोल लोधी के पिता थे और मलिक बहराम फिरोज़ तुगलक के समय जो है भारत आए थे और मुल्तान के एक राज्यपाल मलिक मर्दन के यहाँ नौकरी के लिए उनके 5 पुत्र थे, और जिसमें मलिक जो है काला और बहलोल लोधी का पिता था। और बहलोल लोधी की जब माँ गर्भवती थी तब एक दुर्घटना में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जो शैल क्रिया, जो कि जिसे सिजेरियन बोलते हैं, जिससे जो है आपने मौर्य साम्राज्य में पढ़ा होगा प्राचीन इतिहास में, बिंदुसार को ही बचाया गया था इसी शैल क्रिया के द्वारा। तो शैल क्रिया द्वारा जो है उनके पुत्र बहलोल लोधी को बचा लिया गया था। फिर उसके बाद बहलोल लोधी का देखिए शासनकाल स्टार्ट हुआ 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था, एक लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि इनका जन्म जो है दौराला में हुआ था। और जब बहलोल लोधी के बारे में देखिए हम आपको बता देते हैं, इनका जन्म जो है दौराला में हुआ था और जन्म के पूर्व में जो है इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, जैसा भी हमने आपको बताया, और जन्म के कुछ दिन बाद ही इनके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। अतः इनका पालन पोषण जो है इनके चाचा इस्लाम खां ने किया था और इसे अलाउद्दीन आलम शाह ने जो है इसे अपने बड़ा भाई मानता था, क्योंकि इनके पिता सुल्तान मोहम्मद शाह ने इसे खान जहाँ की जो है उपाधि जो है प्रदान की थी।
तथा फर्जंद पुत्र कहकर जो है इसे संबोधित किया था। इनके राज्यारोहण जो है 19 अप्रैल 1451 ईस्वी में हुआ था दिल्ली सल्तनत में, और 2 बार इनका राज्याभिषेक हुआ। फिरोज शाह तुगलक द्वारा हुआ था, और जो कि फरिश्ता इतिहासकार हैं उनके अनुसार बहलोल लोधी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहली बार जो है आलम शाह का पत्र जो है, आलम शाह के जो पत्र लिखने और पढ़ने के बाद, और दूसरी बार जो है ये जो है उसका उत्तर मिलने के बाद जो है इसका जो है राज्याभिषेक जो है 2 बार इसका राज्यारोहण जो है हुआ था। बहलोल लोधी था, उसने राजत्व का सिद्धांत दिया था क्योंकि वह राजत्व में समानता पर आधारित था। और अब्दुल्ला ने अपनी पुस्तक जो है, जो अब्दुल्ला इतिहासकार हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक तारीख़-ए-दाऊदी में लिखा है कि जब इसके सरदार खड़े होते थे तब यह खड़ा हो जाता था, और जब इसके सरदार बैठ जाते थे तब यह बैठ जाता था। यह सिंहासन पर नहीं बैठता था अपितु कालीन बिछाकर बैठता था, और अपने सरदारों को मसनद-ए-आली मतलब मेरे पुत्र कहता था। यदि कोई अमीर जो है रूठ जाता था तो वह उसके घर जाता था और कहता था कि यदि जो है तुम मुझे राजपथ योग्य नहीं समझते हो तो मुझे कोई जो है मतलब अन्य जिम्मेदारी दे दो। मतलब इस तरह से ये अगर कोई अमीर रूठ जाता था तो उनसे ये इस तरह से रिक्वेस्ट भी कर लेता था। तो जो अब्दुल्ला इतिहासकार हैं उनके अनुसार जो है बहलोल लोधी कहता था कि इतना काफ़ी है कि मेरा नाम जो है राज्य से संबंध है। और बहलोल लोधी ने अलाउद्दीन आलम शाह का नाम तब तक रखा जब तक उसके जो है उसने जो है औपचारिक रूप से जो है राज्य को त्याग नहीं दिया। जो फरिश्ता इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि उसका भोजन भी घर में नहीं बनता था, और ना ही वह कभी शाही अस्तबल से घोड़े की सवारी करता था। प्रतिदिन अमीरों के यहाँ से उसका जो है भोजन जो है करता था, या अमीरों के यहाँ से उसका भोजन जो है आता था। इस तरह के बहलोल लोधी थे। उसके सैन्य अभियान जो थे, उसने जौनपुर में सैन्य अभियान किया था, और उसके बाद जो फिर नेक्स्ट शासक जो है सिकंदर लोधी हुए थे, तो उसका सैन्य अभियान भी जो है जौनपुर में था। जौनपुर जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो है मलिक शरवर ने की थी, और इसमें सरकी वंश का अंतिम शासक जो है हुसैन शर्की था, जिसे पराजित करके बहलोल लोधी ने अपने क्षेत्र में जो है जौनपुर को मिला लिया था। और जौनपुर के जो शासक अपने 9 पुत्रों में श्रेष्ठ बारबक शाह को जौनपुर का राज्यपाल बनाया था। और इसके बाद उसने जो है 1468 से 69 ईस्वी में मुल्तान, और 1469 से 1501 ईस्वी के बीच जो है मालवा पर आक्रमण किया था। और इसने अपनी अंतिम विजय जो है 1487 ईस्वी में ग्वालियर विजय करके लौट रहा था। तभी रास्ते में जलाली नामक स्थान पर बीमार पड़ गया, और इसी बीमारी से इसकी 12 जून 1489 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी बहलोल लोधी की। और बहलोल लोधी ने बहलोली नाम का सिक्का भी चलवाया था, जो कि 1/4 टंकी के बराबर होता था, जो मुग़ल सम्राट अकबर के समय जो है मानक सिक्का था। और इसका बचपन का नाम जो है मल्लू, और इसने गाजी की उपाधि जो है धारण की थी। इतना ही है बहलोल लोधी के बारे में। हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। आइए अब इनके जो क्वेश्चन प्रेजेंट है उनके क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, बहलोल लोधी 1451-1489, जैसा अभी एक्सप्लेन किया हमने। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। और बहलोल लोधी का राज्याभिषेक कब हुआ? 1451 ईस्वी में हुआ। लोधी वंश के शासन जो है किस जाति की या प्रदेश के मूलतः संबंधित थे? तो विशुद्ध अफगानी थे, अफगान या पठान भी बोलते थे। बहलोल लोधी किस प्रांत का गवर्नर था? तो लाहौर प्रांत का गवर्नर था। बहलोल लोधी की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उसने एक राज्य के विरुद्ध जो है सफलतापूर्वक युद्ध किया था। वह राज्य कौन था? तो जौनपुर था। अभी हमने जैसा बताया इसका पहला सैन्य अभियान था।
किस राज्य में दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी ने 1484 ईस्वी में अधिग्रहित कर लिया था? तो जौनपुर को 1484 में अधिग्रहित कर लिया था। बहलोल लोधी ने ग्वालियर पर आक्रमण कब किया? 1489 ईस्वी में किया। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया कि राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व है, तो बहलोल लोधी ने ऐसा कहा था। आरपी त्रिपाठी जो इतिहासकार थे, उनके अनुसार जो है लोधी शासकों का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? तो समानता पर आधारित था। लोधियों का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? तो अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था। बहलोल लोधी का राजत्व सिद्धांत के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। तो बहलोल लोधी का राजत्व सिद्धांत जो है बंधुता पर आधारित था। और बहलोल लोधी जो है जनजातीय थी, उनकी भावनाओं का आदर भी करता था। वह सुल्तान कौन था जो सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर बैठा करता था? वो कौन था? बहलोल लोधी था। अफगान सरदारों के प्रति बहलोल लोधी की क्या नीति थी? संतुष्ट करने व सम्मान देने की नीति जो थी। बहलोल लोधी अपने सरदारों को क्या कहता था? तो मसनद ए आली कहता था। बहलोल लोधी के संदर्भ में जो है कौन से कथन सही हैं? तो देखिए, उसने जौनपुर के शहर के सुल्तानों की ताकत को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। सैयद सुल्तानों से विरासत में पाई गई दिल्ली सल्तनत को प्रशासनिक संस्थाओं को बनाए रखा इसने। बहलोली सिक्के का चलन किया। दिल्ली सल्तनत की मुद्रा शास्त्रीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपक्रम जो है इसका माना जाता है, जो इसकी मुद्रा थी। आगे देखिए, नेक्स्ट शासक जो हुए सिकंदर लोधी, जिनका शासनकाल जो है 1489 से 1517 ईस्वी तक था। इनके बारे में आइए थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो जो सिकंदर लोधी थे, इनके पिता का नाम बहलोल लोधी था और इनकी माता जो है जुनैद के शुनार की जो है बेटी थी। सिकंदर लोधी बहलोल लोधी के 9 संतानों में से तीसरे क्रम पर था और पिता बहलोल लोधी ने सिकंदर लोधी को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अतः पिता की मृत्यु के बाद जो है इसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया और इसका बचपन का नाम जो है निजाम खां था। इसने सिकंदर लोधी के नाम से जो है राज्यारोहण करवाया था और इसने राज्यारोहण के विरोध में जो है इसने खान जो राज्यारोहण का जो है विरोध जो है इसलिए किया गया था कि क्योंकि ये एक शुनार की पुत्री का पुत्र था, तो इसके जो है राज्यारोहण का जो है विरोध भी हुआ था। तो इसके अलावा बहलोल लोधी का जो बड़ा पुत्र जो है बारबाग था, बारबाग शाह, और पौत्र जो है आजम हुमायूं ने भी इसका जो है विरोध किया था कि इसका वजीर जो है मियाँ भूआ था और इसी ने संस्कृत के आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद भी किया था। और सिकंदर लोधी की मृत्यु जो है 1517 में जो है सिकंदर लोधी की जो है मृत्यु हो गई थी। वो भी गले में कैंसर रोग के कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। सिकंदर लोधी के बारे में आपको इतना समझ में आ गया होगा। और इनके सैन्य अभियान भी थे। इन्होंने जौनपुर में सैन्य अभियान किया था, फिर धौलपुर की विजय की थी, फिर अवतलगढ़ किले का विजय जो है इन्होंने किया था, ग्वालियर किले में भी किया था विजय, बंगाल अभियान भी किया था। ये इनकी जो है सैन्य अभियान थे। और सिकंदर लोधी का जो राजत्व सिद्धांत था, सिकंदर लोधी ने अपने पिता बहलोल लोधी के समानता के सिद्धांत न्याय दिया और जो है सुल्तान की श्रेष्ठता के सिद्धांत को जो है इसने स्थापित किया। वह अपने सरदारों से कहता था, वो अपने सरदारों से कहता था कि उसे सुल्तान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना चाहिए। आगे इसने ये भी कहा कि यदि मैं अपने गुलाम को पालकी में बैठा दूं, तब भी मेरे आदेश पर सभी सरदार उसे कंधे में उठाकर ले जाएंगे। इसने राजत्व की भावना को बनाए रखने के लिए तुलादान की व्यवस्था जो है सिकंदर लोधी ने तुलादान की व्यवस्था भी की थी। आगे इसने गुप्तचर प्रणाली को भी अपनाया। ये लोधी वंश का सबसे सफल सुल्तान था और तभी इसका एक लंबे टाइम तक इसने शासन किया था। 1489 से 1517 ईस्वी तक इसने शासन किया था।
गुप्तचर व्यवस्था जो है इसकी श्रेष्ठ थी और इसके गुप्तचरों को भूत प्रेत भी कहा जाता था। यह गुप्तचरों के माध्यम से अपने सरदारों पर जो है नियंत्रण स्थापित करता था और इसने आर्थिक सुधार भी किए। इसकी जो धार्मिक नीति भी थी, धार्मिक नीति में जो है धार्मिक दृष्टि से सिकंदर लोधी जो है असहिष्णु था। इसने हिंदुओं के प्रति जो है कठोर नीति अपनाई। नागरकोट का जो ज्वालामुखी मंदिर है उसकी मूर्ति तोड़कर इसने मांस तौलने के लिए कसाईयों को दे दिया था और इसके अतिरिक्त उसने मथुरा, नरवर, चंदेरी आदि स्थानों के मंदिरों की भी मूर्तियों को नष्ट किया था। उसने बोधन नामक हिंदू को इसलिए मृत्युदंड दिया था क्योंकि उसने कहा था कि पहला धर्म हिंदू धर्म दोनों सही हैं, इसीलिए मुस्लिम नाइयों हिंदू की जो है दाढ़ी मूछ काटने पर प्रतिबंध लगाया था और उसने हिंदुओं पर जजिया कर भी लगाया था। सिकंदर लोधी जो है था ये उलेमाओं थे उसमें अब्दुल्ला अजोधनी जो थे उनके नेतृत्व में इसने कुरुक्षेत्र की पुराने मंदिर एवं तालाबों की पवित्रता को भंग करने के लिए तीर्थयात्रियों को यात्रा करने से रोका था और यह दिल्ली सल्तनत में पहली बार देखने को मिला कि जब सुल्तान ने हिंदू विरोधी कार्य को हिंदू विरोधी जो कार्य थे उसको उलेमा वर्ग ने जो है रोका था। इसकी धार्मिकता के प्रति असहिष्णुता की जो है नीति थी। लेकिन सिकंदर लोधी ने शीतला माता जो चेचक की देवी थी इन्हें पूजा पर प्रतिबंध लगाया था और जो है इससे मुसलमानों के ताजिए निकालने, मुस्लिम स्त्रियों को पीर अथवा मजार जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। बहराइच जो स्थित जो सैयद सलार मसूद गाजी की मजार पर होने वाले उत्सव पर भी जो है इसने प्रतिबंध लगा दिया था सिकंदर लोधी ने। और शिक्षा के क्षेत्र में जो है इसने गुलरुख उपनाम से कविताएं लिखी थी और इसी समय जो है अनुवाद विभाग का गठन किया था। मियाँ भुआ ने संस्कृत ग्रंथ आयुर्वेद का जो ग्रंथ लिखा था, फहरंगे शिकंदरी के नाम से जो है इन्होंने आयुर्वेद ग्रंथ लिखा था। और संगीत के ग्रंथ जो है इसका था लज्जत शिकंदरी जिसका फारसी में अनुवाद किया गया था। और 170 विद्वान जो है प्रत्येक रात्रि सिकंदर लोधी के पलंग के बगल में बैठकर जो है चर्चा करते थे। इस तरह का ये सिकंदर लोधी शासक था। इसके बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आइए जब ये क्वेश्चन इनके प्रेजेंट हैं इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए सुल्तान सिकंदर लोधी जो है किस वर्ष गद्दी पर बैठा? 1489 ईस्वी में बैठा। और किस सुल्तान का नाम जो है निजाम खां था? सिकंदर लोधी का नाम निजाम खां था। लोधियों में जो है किसकी माँ हिंदू थी? तो सिकंदर लोधी की माँ जो है हिंदू थी। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो सिकंदर लोधी को दिया जाता है। 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर की नींव डाली थी और 1506 ईस्वी में इसने इसको राजधानी बना दिया था। ये कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोधी के समय में की थी। और किस लोधी सुल्तान का उपनाम उपनाम जो है गुलरुखी था? तो सिकंदर लोधी का नाम जो है गुलरुखी था। लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक सिकंदर लोधी था। किस सुहरावर्दी संत कवि को सिकंदर लोधी की अनुशंसा प्राप्त थी जिसने बाबर की प्रशंसा में स्तुतिगान लिखा? और जो हुमायूं के गुजरात अभियान में जो है साथ था तो शेख जमाली था जो कि सुहरावर्दी संत था। जब यह सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था तो उन्हें बेचा जाता था और उससे जो प्राप्त धन अनाथ लड़कियों के दहेज के रूप में जो है दिया जाता था। यह लोधी सुल्तान कौन सा था? तो सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी के विषय में सत्य कथन क्या है? तो उसने भूमि राजस्व निर्धारण है तो भूमि मापन की प्रथा चलाई, एक अनुवाद विभाग की स्थापना की और अन्य पर से जो है इसने कर को समाप्त कर दिया था। आगे फिर देखिए जो अंतिम शासक हुए इब्राहिम लोधी।
जिनका शासनकाल जो है 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक था। इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, फिर इनके खैर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हैं, फिर इनके जो क्वेश्चन प्रेजेंट हैं जो भी हैं इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। इब्राहिम लोधी जो है अपने पिता सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद जो है दिल्ली सल्तनत के अगले शासक मतलब अगले सुल्तान बने थे। और इसके समय भी इसके भाई जो है जलाल खान ने जो साम्राज्य विभाजन की बात कही थी, और जलाल खान ने अपने आप को जौनपुर का शासक घोषित किया, परंतु इब्राहिम लोधी ने उसकी इस प्रयास को जो है असफल कर दिया। इस समय ग्वालियर के तोमर वंश के शासक विक्रमाजीत थे, जिसे पराजित करने के लिए इब्राहिम लोधी ने आजम खां हुमायूं को भेजा, और यह इब्राहिम लोधी का एकमात्र ही विजय थी इब्राहिम लोधी की। इसके बाद दोनों में मैत्रीपूर्ण जो है संबंध स्थापित हुए थे। फिर इब्राहिम लोधी के समय जो है घटौली का युद्ध हुआ था, जो कि 1517 से 18 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध मेवाड़ के शासक राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। और इस युद्ध में जो है राणा सांगा ने चंदेरी पर अधिकार कर लिया, और इसी युद्ध में राणा सांगा का बायां हाथ जो है कट गया था, और पैर भी जो उनका बुरी तरह से घायल हो गया था। और फिर इब्राहिम लोधी के शासनकाल में ही फिर नेक्स्ट युद्ध हुआ जो है पानीपत का युद्ध हुआ था, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी जो है बुरी तरह घायल हुआ और वीर गति को प्राप्त हुआ। और इसके मकबरे में जो है जो इसका मकबरा है, मकबरे को यहीं पर बाबर की ईंटों से जो है इसे निर्मित करवाया गया था। बाबर ने ही इसे ईंटों से जो है इसको निर्मित करवाया था इब्राहिम लोधी को। बस इतने ही इब्राहिम लोधी के बारे में। फिर उसके बाद मुग़ल राजवंश जो है स्टार्ट हो गया था। देखिए इब्राहिम लोधी के क्वेश्चन जो प्रेजेंट हैं इनको हम कंप्लीट करते हैं। इब्राहिम लोधी जो कि 1517 से 1526 ईस्वी, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था, जो खतौली का युद्ध था। इसे कहीं कहीं खतौली का युद्ध भी मिलता है और घटौली का भी युद्ध मिलता है। अगर दोनों में आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये 1518 ईस्वी में हुआ था, और दिल्ली सल्तनत 1517, कहीं कहीं 1518, दोनों डेटें आती हैं। आप दोनों डेटों को माइंड में रखिएगा, जो भी है उसे आप क्लिक करिएगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता, तो इब्राहिम लोधी ने घोषणा की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। कौन सुल्तान लड़ते हुए युद्ध स्थल में मारा गया, तो इब्राहिम लोधी मारे गए थे। इब्राहिम लोधी की मृत्यु किस वर्ष हुई, 1526 ईस्वी में हुई। आइए जो लोधी सुल्तान थे, तो बहलोल लोधी, जैसा बताया इनका शासनकाल 1551 से 1489 ईस्वी तक था। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी तक था। और इब्राहिम लोधी जो है 1517 से 1526 ईस्वी तक। आज हमारा सैयद वंश और लोधी वंश दोनों कंप्लीट हो गए। अब जो सल्तनत कालीन संस्कृति बची है उसके कई पार्ट लेके आएंगे, क्योंकि जो सल्तनत कालीन संस्कृति है उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, और इस बुक्स में काफ़ी क्वेश्चन हैं भी। तो उसके करीब 3 या 4 पार्ट में हम उसको कंप्लीट करेंगे, उसको लेकर आएंगे। फिर उसके बाद हमारा मुग़ल साम्राज्य स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं, ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा, ये मुझे डेली बोलना पड़ता है। ओके, आज के लिए इतने। कल इसका फिर नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जो सल्तनत कालीन संस्कृत से रिलेटेड होगा। ओके, थैंक यू सो मच।